आज हम लोग पाठ्य पुस्तक की कविता जिसके रचनाकार आलोक धनवा जी हैं, इस कविता को समझने का प्रयास करेंगे। उस समझने के क्रम में हम लोग सर्वप्रथम आलोक धनवा जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, दूसरे नंबर पर कविता का परिचय या यूं कहें कि कविता का प्रतिपाद्य, तीसरे नंबर पर कविता का सारांश और चौथे नंबर पर पूरी की पूरी कविता को 3 भागों में बांटकर उसकी व्याख्या करेंगे, जिसके तहत हम लोग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं विशेष को समझने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हुए सर्वप्रथम धनवा जी के जीवन से परिचित होने का प्रयास करते हैं। आलोक धनवा 7वें-8वें दशक के बहुचर्चित कवि हैं। इनका जन्म सन 1948 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। इनकी साहित्य सेवा के कारण इन्हें राहुल सम्मान मिला। बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद ने इन्हें साहित्य सम्मान से सम्मानित किया। इन्हें बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान व पहल सम्मान से नवाजा गया। ये पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे। इन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगमंच कर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों व विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। इनकी पहली कविता जनता का आदमी सन 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां कविताओं से इन्हें प्रसिद्धि मिली। इनकी कविताओं का एकमात्र संग्रह सन 1998 में दुनिया रोज बनती है शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में व्यक्तिगत भावनाओं के साथ सामाजिक भावनाएं भी मिलती है। देखिए, उदाहरणार्थ, जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं वहां मेरा क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना है उधर। कवि की सन 1972-73 में प्रकाशित कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी याद रही है। आलोचकों का मानना है कि इनकी कविताओं के प्रभाव का अभी तक ठीक से मूल्यांकन नहीं किया गया है। इसी कारण शायद कवि ने अधिक लेखन नहीं किया। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का चित्रण है। ये बाल मनोविज्ञान को अच्छी तरह समझते हैं। पतंग कविता बाल सुलभ इच्छाओं व उमंगों का सुंदर चित्रण है। कवि ने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ये बिंबों का सुंदर प्रयोग करते हैं। इनकी भाषा सहज व सरल है। इन्होंने अलंकारों का सुंदर व कुशलता से प्रयोग किया है। क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कविता का परिचय समझने का प्रयास करते हैं, अर्थात कविता का प्रतिपाद्य। पतंग कविता कवि के दुनिया रोज बनती है व्यंग्य संग्रह से ली गई है। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए इन्होंने सुंदर बिंबों का उपयोग किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है, जिसके जरिए वे आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तथा उसके पार जाना चाहते हैं। यह कविता बच्चों को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहां छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं तथा पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए अंधेरे के बाद उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और कविता के सारांश को समझने का प्रयास करते हैं। पतंग कविता में
शरद ऋतु की चमक और बाल मन की उमंग का सुंदर चित्रण हुआ है। भादों के धराशार बरसते मौसम के बाद शरद ऋतु आई। प्रकृति में चमकीली धूप और उमंग छा गई। बच्चे पतंग उड़ाने चले। मौसम साफ हो गया, आकाश मुलायम हो गया, पतंगे उड़ने लगी। बच्चे सीटियां और किलकारियां मारते हुए दौड़ने लगे। बच्चे मानो कपास से लिए हुए पैदा होते हैं। उनके पैर पूरी पृथ्वी पर घूम आने के लिए बेचैन रहते हैं। वे छतों पर इस तरह बेसुध होकर दौड़ते हैं मानो छतें कठोर न होकर नरम हो। वे डाल की तरह पेंग भरते हुए से चलते हैं। उनकी गति पाकर दिशाएं मृदंग की भांति बजने लगती है। खेलते हुए उनका शरीर इतना रोमांचित हो उठता है कि वही रोमांच उन्हें गिरने से भी बचाता है। मानो पतंगों की ऊंचाइयां उन्हें गिरने से रोक लेती हैं। बच्चे मानो पतंगों के साथ ही उड़ते हैं। कभी कभी वे छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं। तब उनका साहस और आत्मविश्वास और भी अधिक बढ़ जाता है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और आज के विचारणीय बिंदु पूरे पाठ का व्याख्या, पूरी कविता का व्याख्या उसको करने का प्रयास करते हैं, जिसके तहत हम लोग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं विशेष पर ध्यान देंगे। पुस्तक पर ध्यान दें। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों को झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। आइए इन पंक्तियों के संदर्भ को देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग से उद्धृत है। इस कविता के रचयिता आलोक धनवा जी हैं। आइए इन पंक्तियों के प्रसंग को देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने मौसम के साथ प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों व बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया है। अब इन पंक्तियों की व्याख्या की ओर ध्यान दें। भादों का महीना बीता। इस महीने में बहुत ही तेज बारिश हुई। बारिशों के बाद शरद ऋतु आई। यह ऋतु इतनी उजली थी मानो अंधेरे के बाद सवेरा हो गया हो। शरद का सवेरा खरगोश की आंखों जैसा लाल भूरा था। शरद का उज्जवल मास इस तरह उमंग, उत्साह और चमक से भरपूर होकर छा गया मानो कोई उत्साही बालक कई पुलों को पार करके अपनी चमकीली साइकिल को तेजी से चलाते हुए, जोर जोर से घंटियां बजाते हुए तथा पतंग उड़ाने वाले बच्चों को चमकीले इशारों से बुलाते हुए आदम का हो। आशा यह है कि शरद ऋतु में चारों ओर उत्साह है, उमंग है, धूप की चमक है, मीठा मीठा शोर है, खेलने के इशारे हैं और पतंगबाजी का माहौल है। यूं लगता है मानो शरद ऋतु रूपी बालक ने आकाश को बहुत कोमल, साफ और मुलायम बना दिया है, जिससे कि आकाश में पतंग उड़ सके। पतंग दुनिया की सबसे पतली, हल्की और रंगीन चीज है। उसमें लगी बांस की कमानी भी बहुत पतली होती है। जब पतले कागज और कमानी से बनी पतंग आकाश में उड़ती है तो बच्चे खुशी के मारे सीटियां बजाने लगते हैं तथा किलकारियां मारने लगते हैं। पतंगों से
भरा आकाश ऐसा प्रतीत होता है मानो यहाँ रंग बिरंगी तितलियों की कोई चलती फिरती कोमल सृष्टि हो। आइए अब इन पंक्तियों के विशेष को समझते हैं। कवि ने बिंबात्मक शैली में शरद ऋतु का सुंदर चित्रण किया है। बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन है। शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। उपमा, अनुप्रास, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है। मिश्रित शब्दावली है। पुनः पुस्तक पर ध्यान दें। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, प्रीत भी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। आइए इन पंक्तियों के संदर्भ को देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग से उद्धृत है। इस कविता के रचनाकार आलोक धनवा जी हैं। आइए इन पंक्तियों के प्रसंग को देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों व बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया है। आइए इसकी व्याख्या को समझते हैं। ऐसा लगता है कि बच्चे जन्म के साथ ही अपने शरीर में कपास ले आते हैं। आशय यह है कि उनके शरीर हर प्रकार की चोट और खरोच को सहने योग्य होते हैं। उनके पांवों में एक बेचैनी होती है जिसके कारण वे सारी पृथ्वी को नाप डालना चाहते हैं। वे मानो सारी धरती पर घूम आना चाहते हैं। उनके जीवन में ऐसी बेहोश मस्ती होती है कि उन्हें धूप, गर्मी, कठोर छत, दीवारों आदि का बोध तक नहीं होता। वे कठोर छतों पर इस तरह दौड़ते हैं कि मानो वे बहुत नरम हों। उनके नरम पैरों से छतें भी नरम हो जाती हैं। उनकी लयपूर्ण पदचाप के कारण सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा संगीत गूंजने लगता है। प्रायः वे चलते हैं तो झूला झूलते हुए झोंकों के समान चलते हैं। वे छतों के खतरनाक किनारों पर पतंग उड़ाते हुए भी ऐसे गतिविधि करते हैं मानो पेड़ की लचीली डाल से लटककर लचकीली गति से झूल रहे हों। इतना खतरा उठाते हुए भी वे बचते हैं तो अपने रोमांचित शरीर की मस्त लय के कारण बचते हैं। पतंग की ऊपर ऊपर जाती हुई धड़कने उन्हें गिरने से रोके रखती हैं। वे पतंगे मानो अपनी डोर के सहारे इन तरंगित बच्चों को संभाले रखती है। आइए इन पंक्तियों के विशेष को समझते हैं। कवि ने बच्चों की चेष्टाओं का मनोहारी वर्णन किया। मानवीकरण, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। खड़ी बोली में भावानुकूल सहज अभिव्यक्ति है। मिश्रित शब्दावली है। पतंग को कल्पना के रूप में चित्रित किया गया है। पुनः पुस्तक को देखें। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। आइए इन पंक्तियों के संदर्भ को देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से लिया गया है। इसके
रचनाकार जो है आलोक धनवा जी हैं। आइए इन पंक्तियों के प्रसंग को देखते हैं। इस कविता के रचयिता आलोक धनवा ने प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों व बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का सचित्र चित्रण किया है। आइए इन पंक्तियों के व्याख्या को समझते हैं। पतंग उड़ाने वाले बच्चे मानो पतंग के साथ साथ खुद भी उड़ रहे हैं। वे अपने शरीर के रोहों से निकलने वाले संगीत के सहारे उड़ रहे हैं। यूं तो वे कभी गिरते नहीं, परंतु ये यदि कभी कभार वे छतों के खतरनाक किनारों से नीचे गिर भी जाते हैं और बच जाते हैं तो वे पहले से भी अधिक निर्भय हो जाते हैं। तब वे अत्यधिक उत्साह के कारण सुनहले सूरज के समान प्रकाशित हो उठते हैं। तब वे अपने बेचैन पैरों से मानो सारी पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं। वे सब और घूमना फिरना चाहते हैं। उनका उत्साह कई गुना हो जाता है। आइए इन पंक्तियों के विशेष को देखें। बच्चे खतरों का सामना करके और भी साहसी बनते हैं। इस भाव की अभिव्यक्ति है। मुक्तक छंद का प्रयोग है। मानवीकरण, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। दृश्य बिंब है। भाषा में लाक्षणिकता परिलक्षित है। आज हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक की कविता पतंग, जिसके रचनाकार आलोक धनवा जी हैं, उस कविता को समझने का प्रयास किया। उस समझने के क्रम में हम लोगों ने सर्वप्रथम धनवा जी से का जीवन का संक्षिप्त परिचय देखा। दूसरे नंबर पर कविता से परिचित हुआ, या यूं कहें कि कविता का प्रतिपाद्य समझा। और तीसरे नंबर पर कविता का सारांश, और चौथे नंबर पर संपूर्ण कविता को 3 भागों में बांटकर उसकी व्याख्या की, जिसके तहत हम लोगों ने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं विशेष को समझने का प्रयास किया। स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। पूरे पाठ का शब्दार्थ एवं कुछ लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर आ रहा होगा, जिसका लाभ आप सभी उठाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।